हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी परिवार में मैं शुभम सर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी जितने भी भाई हमारे जुड़े होंगे सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार अपनी पढ़ाई को करते होंगे। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर भाई बहन तक ये क्लास तुम्हारी पहुंच सके, ताकि हर भाई बहन तक ये क्लास तुम्हारी क्या हो, पहुंच सके। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ था और आज भी थोड़ा सा स्वास्थ्य पूरी तरह से सही नहीं है, तो आज मैं केवल 15 ही क्वेश्चन आपका शिक्षण कर लेकर आया हूं और कल भी 15 करा दूंगा। आपका एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी बच्चे इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर भाई बहन तक ये क्लास तुम्हारी पहुंच सके। और क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों के लिए एक शानदार कोटेशन आया है। बोला है, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरा हुआ नहीं करते। समझ गए बात? जो बच्चा, जो छात्र मेहनत करता है, संघर्ष करता है, उसकी सफलता एक दिन जरूर निश्चित है। समझ चुके हैं? यानी संघर्ष करने वाले को हमेशा सफलता मिलती है, भले ही कुछ देर बाद मिलती है लेकिन मिलती जरूर है। समझ रहे हैं? सफलता एक दिन जरूर नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ठीक है, तो आज का सेशन बस स्टार्ट होने चल रहा है और आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले पहला सवाल, यानी आपका पेपर 21 जनवरी 2022 का है। 21 जनवरी 2022 का मैं पेपर लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोग सभी लोग तैयार हो जाइए, एक एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। बोला है, कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 305 लिख दिया। अध्यापक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? बोला है, यह बताकर कि यह गलत है और उन्हें सही उत्तर प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी सही बताए या गलत बताए, आपका कर्तव्य है कि आप उसे गाइडेंस दोगे, समझाओगे, बेटा गलत नहीं है, प्रोत्साहित करोगे। यहां इसने बोला गलत शब्द, और गलत शब्द बोल दिया तो बिल्कुल गलत है। टीचर कभी अपने बच्चों को डांट नहीं सकता, मार नहीं सकता, गलत नहीं बोल सकता। बच्चा गलती करके ही तो सीखता है, तो इस वजह से पहला ऑप्शन गलत। श्यामपट्ट पर सही उत्तर लिखना, अगर श्यामपट्ट पर तुम सही उत्तर लिख दोगे तो बच्चा नया कुछ सीखेगा क्या? बिल्कुल नहीं सीखेगा। इसको भी आप गलत काट दो। उनको अपनी कॉपी में 10 बार सही उत्तर लिखने के लिए कहोगे। आप एक बार नहीं 10 बार सही उत्तर लिखने के लिए बोल दो, लेकिन अगर बच्चा गलत कर रहा है तो बार बार गलती करेगा। ठीक है, जब तक उसे सही कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। इसको भी आप गलत काट दो। डी ऑप्शन है आपका, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। यही इस प्रश्न का सही आंसर हो, क्योंकि प्राइमरी के विद्यार्थियों को हमेशा मूर्त से अमूर्त की अवधारणाएं सिखाई जाती हैं। यह बात सभी को पता होगा। विनिमय नियम क्या होता है यह भी समझिए। विनिमय नियम, विनिमय का मतलब होता है मेरे भाई, जैसे मान लो 2 गुणे 3 है तो इसको हम क्या 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। हम संख्या को पलट दे, क्या संख्या पे कोई प्रभाव आएगा? नहीं आएगा। अगर मैं कह दूं कि 3 + 5, तो क्या हम 5 + 3 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। हम संख्या को पलट देंगे तब भी इसके मान में कोई प्रभाव नहीं आने वाला। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। बोला है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण यानी मानचित्र का अवधारणा सिखाना है, तो कौन सा पहलू क्या होगा इसमें विद्यमान होगा? पहला ऑप्शन, क्या मानचित्र का अर्थांकन? बिल्कुल सही बात है। मानचित्र का अर्थांकन तो बताओगे, मानचित्र के बारे में, अर्थ के बारे में बताओगे, बिल्कुल सही बात। बिना पैमाने वाले आलेख, बिना पैमाना वाला आलेख का भी प्रयोग बच्चों को बताओगे। संकेत या प्रतीक का प्रयोग बच्चों को बताओगे, बिल्कुल सही बात। लेकिन डी ऑप्शन है, पैमाने के अनुसार आलेख खींचना। यह बताओ, प्राइमरी का बच्चा पटरी से क्या 15 सेंटीमीटर लाइन खींच सकता है क्या? उतना समझ नहीं विकसित है मेरे भाई। समझ रहे हो बात, कि वो 15 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट लाइन खींच देगा। प्राइमरी का बच्चा है, प्राइमरी में तुम माप की अवधारणा फिक्स बताने लगे। बोला है, पैमाने के अनुसार आलेख खींचना। भैया पैमाने के अनुसार इतना नहीं सक्षम है कि पैमाने के अनुसार सही रेखा खींच देगा, ये गलत है। यानी इस प्रश्न का आयोग द्वारा प्रमाणित आंसर क्या है? बी है। यानी ए, बी और सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। सभी भाई बहन जितने भी जुड़े हैं सभी बहुत ही शानदार उत्तर कर रहे हैं, बहुत ही शानदार।
बी इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। हाँ, बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न आप लोग क्या देने वाले हो राइट आंसर। तीसरा प्रश्न बोला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का क्या है, भाग नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, यानी कौन सा ऐसा विषय है पाठ्यक्रम का जो हमारा प्राइमरी में शामिल नहीं है। क्या पूर्णांक है, इंटीजर है, क्या चौपट टाइलिंग है, टेक्सिलेशंस है, क्या अनुमान लगाना है, एस्टिमेशंस है, क्या सममिति है, सिमेट्री है। ध्यान रखना, प्राइमरी में आपका चौपट भी आएगा, टाइलिंग भी, अनुमान लगाना भी आएगा, सममिति भी आएगा, लेकिन पूर्णांक आपका प्राइमरी में नहीं आता। पूर्णांक आप बच्चों को क्या करोगे, प्राइमरी में नहीं सिखाओगे, तो इस वजह से जो भी सही था वो गलत हो गया। अब कहोगे सर पूर्णांक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर। पूर्णांक क्या होता है, जिसमें आपके पॉजिटिव भी आएंगे नंबर, निगेटिव भी आएंगे, जैसे 0, 1, 2, 3 और ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। इधर आप आओगे तो क्या होगा, -1, -2, -3, यानी इसमें सारे निगेटिव आ गए, सारे पॉजिटिव आ गए। समझ गए। तो ध्यान रखना, पूर्णांक में निगेटिव और पॉजिटिव सब नंबर आएंगे। ये प्राइमरी में इतना चीज नहीं बताने वालों, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा बता दोगे तो बच्चा भाग जाएगा, दोबारा स्कूल आने वाला है नहीं। अगला प्रश्न बताइए सभी लोग, 4 नंबर का सवाल बताइए, क्या देने वाले हो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। बोला है मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जाता है। मतलब मानक का प्रयोग हम किस अवधारणाओं को समझाने के लिए करते हैं। पहला है क्या संख्या बोध भिन्न प्रतिरूप, दूसरा है क्या भिन्न स्थानीय मान आयतन, तीसरा है संख्या बोध प्रतिरूप आयतन, चौथा है संख्या बोध चौपड़ टाइलिंग या स्थानीय मान। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हो चुका है। इस प्रश्न का आप लोग क्या देने वाले हो राइट आंसर। जो मानकों का प्रयोग होता है, मानकों का प्रयोग विशेषकर किसकर होता है, संख्या का बोध कराने पर होता है। इसका मेन रीजन होता है संख्या के बारे में बताना, संख्या के बारे में सिखाना, संख्या के बारे में एक एक चीज को क्या करना, बता देना। ठीक है, अब बताओ। और हां, एक चीज और, मानकों का प्रयोग से कभी भी वॉल्यूम नहीं बता सकते। तो जिस जिस ऑप्शन में वॉल्यूम होगा सबसे पहले उसको काट दो। क्या इसमें है, क्या नहीं, वॉल्यूम को काट दो। इसमें वॉल्यूम दिया है, आप गलत काटो। वॉल्यूम इसमें भी दिया है क्या, इसको भी गलत काटो। अब बात आती है कि सर या तो ए होगा या तो डी होगा, या तो ए होगा या तो डी होगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझ लिया जाए, क्या देने वाले हो राइट आंसर बताओ। अब कहोगे मानक के प्रयोग में भैया संख्या बोध भी बताओगे, भिन्न भी बताओगे, प्रतिरूप भी बताओगे, संख्या बोध भी बताओगे, चौपट टाइलिंग भी बताओगे, स्थानीय मान भी बताओगे। लेकिन आयोग ने जब उत्तर माना तो भाई इस पर विवाद भी था। तो आयोग ने उत्तर क्या माना, ऑप्शन नंबर ए को माना, ऑप्शन नंबर ए को माना। और ऑप्शन नंबर डी भी सही था, डी भी सही था, लेकिन डी से बेस्ट ऑप्शन उन्होंने ए को माना। अब डी क्यों कट गया, इसका रीजन जान लो। कहोगे सर संख्या बोध इसमें भी है, संख्या बोध इसमें भी है भाई, पैटर्न इसमें भी है, चौपट टाइलिंग इसमें भी है बताओ, भिन्न उसमें भी, स्थानीय मान ये बताओ। प्राइमरी का बच्चा स्थानीय मान सिखाते हो, लेकिन कुछ दिन के बाद यानी जूनियर तक की बात आ जाती तब स्थानीय मान की बात होती। यानी इसमें सबसे एग्जैक्ट आंसर को माना कि बच्चा सबसे नजदीक सबसे पहले किसके जाता है, तो संख्या बोध के बारे में, प्रतिरूप के बारे में, भिन्न के बारे में। अब कहोगे सर भिन्न के बारे में कैसे, जैसे मान लो ये कोई आकृति है, इस आकृति में कह दूं बेटा 4 भाग है। अगर मैं तुम्हें 1 भाग इसमें देना चाहता हूं तो कहोगे बेटा कितने भाग हैं, 4 भाग। एक आकृति लोगे यानी 1/4 हिस्सा। ये चीज तो प्राइमरी में बता ही सकते हो। प्रतिरूप यानी पैटर्न की बात तो कर ही सकते हो। इस वजह से हमारा सबसे बेस्ट आंसर ए हो गया। यहां स्थानीय मान बात कर दिया, हम सिखाते तो इसे भी हैं, लेकिन बच्चा इससे काफी दूर यानी जूनियर स्तर तक की बात आ जाती है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर आयोग ने ए माना सही। ठीक है, हाँ, बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न बता दीजिए, 5 नंबर का बताइए, क्या देने वाले हो राइट आंसर। बोला है क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। पहला है समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य हैं, ये बताओ। अगर कोई भी मैथ का क्वेश्चन है तो इसमें बोला है क्या लड़के ही सॉल्व कर लेंगे, लड़कियां नहीं कर पाएंगी। लड़के लड़कियों से अधिक योग्य हैं या लड़कियां लड़कियों से अधिक योग्य है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह की बात कर दिया। तो इस वजह से इसको काट दो, क्योंकि तुम्हें क्या पूछा है, कौन सा सही है। दूसरा है
ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है? ये बताओ। मतलब जो बच्चा ग्रामीण से आएगा उसे गणित कठिन लगेगा, और जो शहर से रहेगा केवल वही गणित को सरल लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। गणित सबके लिए समान है, चाहे वो शहर का बच्चा हो चाहे गांव का बच्चा हो। गलत काटो इसको। सी ऑप्शन है, अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। अगर हम तुम्हें मैथ आसान तरीके से बताएंगे तो हमारे गुरुजी वर्ल्ड परिवार के जितने स्टूडेंट होंगे हर एक बच्चे को गणित आएगी। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आया। यानी टीचर अगर बेस्ट पढ़ाएगा तो बच्चा भी बेस्ट जरूर बनेगा। तो यानी बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर केवल सी सही होगा, ना ए सही होगा, ना बी होगा, ना डी। सी को लॉक किया जाए। बहुत ही शानदार। सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर भी कर दें भाई, आप लोग शेयर नहीं करते हो। अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न बताइए। बोला है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है? बताओ। आंकड़ों का तुम्हें संग्रहण पढ़ाना है, आंकड़ों का संग्रहण। अब बताओ। पहला है अभ्यास के लिए ढेर सारे प्रश्न उपलब्ध कराना। अभ्यास के लिए तुम ढेर सारे प्रश्न उपलब्ध कराने से आंकड़ों के संग्रहण से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को काट दो। बी है विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करना। यह भी बात सही है। कक्षा में क्विज प्रश्नोत्तरी का संचालन करना। प्रश्नोत्तरी कराने से बच्चे में आंकड़ों के संग्रहण जैसी कोई बात नहीं बनने वाली। तो प्रश्नोत्तरी इसका राइट आंसर हो नहीं सकता। डी ऑप्शन है कक्षा में सामूहिक परिचर्चा का संचालन करना। परिचर्चा करने से भी हमारा आंकड़ों के संग्रहण की कोई बात बनने वाली नहीं, तो इस वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसलिए सही होगा। बोला क्या है? विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करना। सर्वेक्षण का मतलब होगा बच्चा जाएगा, फील्ड में जाएगा, उसमें देखेगा कि कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से वर्ग किसान परिवार के हैं, कौन से अमीर हैं, किस बच्चा कौन सा वंचित वाला है, कौन सा विकलांग है, यानी जिसको दिव्यांग बोलते हैं। हर चीज की सूची बना लेगा। यानी उसमें क्या करेगा? आंकड़ों का संग्रहण कर देगा। अलग अलग हर चीज के बारे में क्या करेगा? सारे डेटा को कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब बताओ। जैसे मान लो इस वजह से हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। जैसे मैं कह दूं कि एक अलमारी में 5 खाने हैं। अलमारी है, अलमारी में कितने खाने हैं? 5 खाने। मैं कह दूं कि पहले खाने में कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5। दूसरे में कितने हैं? 1 2 3। तीसरे में कितने हैं? कहोगे 2। ये भी हो गया कलेक्टिंग। यानी पहले में हम 5 सामान रख सकते हैं, दूसरे में हम 3 और तीसरे में 2। इस वजह से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न बताइए। बोला क्या है? एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है। वह ज्यामिति विवेचन में वैन हीले के अनुसार किस स्तर पर है? बताइए। बच्चा कह रहा है कि जो समोसे का आकार होता है, मतलब जो हमारा समोसा है, इस समोसे का आकार त्रिभुज के भी जैसा होता है। मतलब अगर ये समोसा है तो ये त्रिभुज भी है। मतलब जो हमारा ट्रायंगल होगा, जो त्रिभुज होगा, वो समोसे के जैसा दिखेगा। मतलब समोसे के जैसा क्या होगा? दिखेगा। बात समझ गए? ये किस स्तर पर आता है? आप कहोगे सर ये लेवल 0 पे आता है, जिसको क्या बोलते हैं? दृश्यीकरण बोलते हैं, जिसे विजुअलाइजेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। यानी लेवल 0 किसने बात किया? लेवल 0 की। ठीक है, ये ऐसा प्रश्न है, मैंने 1-2 दिन पहले भी कराया था। हर एक पेपर को छोड़कर ये बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना, अगर प्रीवियस पेपर आप तैयार कर लेते हो तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन केवल प्रीवियस पेपर से मिल जाएंगे, और कहीं भटकने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगला प्रश्न बता दीजिए आप लोग, बताइए। बोला क्या है? निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जाता है? बताओ, बताओ। संरचनात्मक यानी रचनावादी गणित का बताइए। बोला है गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ करने को उच्च मान देना। यहां कंठस्थ करने की बात आ गई, इस वजह से यह गलत होगा। दूसरा है अध्यापक का केवल सही उत्तरों पर केंद्रित होना। यहां केवल शब्द से गलत हो जाएगा। मतलब केवल सही उत्तर देगा तभी तुम बच्चे को क्लास में बैठने दोगे, गलत दे देगा तो मार के भगा दोगे, ऐसा कोई भैया नहीं है। ठीक है, बच्चा गलतियां करके ही सीखता है,
ठीक है। तीसरा है विद्यार्थियों द्वारा दी की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण समझना। यह बात सही है। विद्यार्थियों से पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित कहीं दिख गया है, हतोत्साहित कहीं दिख जाएगा तो गलत हो जाएगा। क्या होगा? हतोत्साहित कहीं दिख जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? गलत हो जाएगा। समझ चुके हैं आप लोग? हाँ, तो इस वजह से ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा मेरा? ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? सी। समझ गए? यहां केवल शब्द बात कर दिया, केवल से ये भी गलत हो गया। यहां कंठस्थ करने जाता गई, इस वजह से ये भी कट गया। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों का ज्ञान का महत्वपूर्ण सोच समझना कि विद्यार्थी गलती करके ही सीखता है। त्रुटियां क्या होती है? अधिगम का एक हिस्सा होती हैं। बच्चा त्रुटि करेगा तभी तो बच्चा सीखेगा। ये तो सही सी बात है भाई। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो चुका है। हाँ, अगला प्रश्न आप लोग बता दीजिएगा। 9 नंबर का बोला गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं? बताओ। मतलब गणित का स्वरूप में कौन सा सही नहीं बताइए। पहला है गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है। यह तो बहुत शानदार बात लिखी है भाई। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। तीसरा है गणित में अमूर्तीकरण और मानस दर्शन सम्मिलित है। यह भी सही बात है भाई। गणित वास्तविक संसार से जुड़ा है। यह भी सही बात। ये बताओ बोला है गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। मतलब ये बताओ, अगर गणित पढ़ा मैंने दिया और आप टीचर बन गए तो क्या गणित का काम खत्म? मार्केट से सब्जी लेने जाओगे वहां भी गणित होगा, मॉल में कपड़ा लेने जाओगे वहां भी गणित का यूज है। संसार में हर चीज गणित है, पूरा ब्रह्मांड ही गणित है। बिना गणित के कुछ भी संभव नहीं है मेरे भाई। ठीक है, हर जगह तुम्हें गणित है, हर जगह गणित दिखेगी। इस वजह से गणित को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इसने बोला है कि केवल गणितीय संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। ये तो बिल्कुल गलत बात बोला। हम होते तो इसको बहुत मारते। बी ऑप्शन क्या बोला? गलत है। और आपसे निगेटिव पूछा था तो यहां सीमित की बात कर दिया, इस वजह से गलत हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए। 10 नंबर का क्या देने वाले आंसर आप लोग बता दीजिए। क्या देने वाले हो राइट आंसर? 10 नंबर का क्या देने वाले हो राइट आंसर? सभी लोग बताएं। बोला है निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविमीय 3 डायमेंशनल की बात कर रहा है, समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है? कौन सा उपयुक्त नहीं है? मतलब निगेटिव की बात कर दिया। चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच की दूरी का परिकलन करना। क्या ऐसी बात है? बी ऑप्शन है इसकी कल्पना करना कि दी हुई रेखाओं पर मोड़ने से एक कागज का टुकड़ा कैसा दिखेगा। तीसरा है निर्देश देना कि वे विद्यालय से घर कैसे जा सकते हैं। चौथा ऑप्शन है पेंसिल के ऊपरी दृश्य का पार्श्व दृश्य से सुमेलित करना। भाई पेंसिल के ऊपरी दृश्य को वो क्या करेगा? क्रॉस करके, गुणा करके, यानी क्रॉस मतलब क्या हो गया? पेंसिल को छीलेगा बाकायदे। अगर उसको गोल डायमेंशनल बना दिया तो कहेगा कि ये ऐसा है सर, 3 डायमेंशनल आकृति बन गई। समझ के बाद तो इससे भी 3 डायमेंशनल की बात हो सकती है। गलत काटो। निर्देश देना कि विद्यालय से घर कैसे जा सकते हैं, बच्चा बताएगा कि सर हम स्कूल से सीधा जाएंगे, फिर वहां से लेफ्ट घूमेंगे, फिर वहां से राइट घूमेंगे, फिर वहां से लेफ्ट घूमेंगे। यानी बता देगा सर हम वर्गाकार घूम चुके। ठीक है, तो ये भी आकृति की बात कर दिया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बताओ। बी ऑप्शन है इसकी कल्पना करना कि दी हुई रेखाओं पर मोड़ने से एक कागज का टुकड़ा कैसे दिखेगा। बिल्कुल सही बात। कागज का टुकड़ा मोड़ेगा, फिर बता देगा कि सर ऐसा है तो ये वर्ग है, अगर चौड़ा होगा तो आयत हो जाएगा, गोल कर देंगे तो शंकु बन जाएगा। कागज के टुकड़े से भी बना सकता है भाई, ये भी सही बात है। लेकिन पहला ऑप्शन क्या है सही? बोलो, पहला ऑप्शन क्या सही लग रहा है तुम्हें? बताओ। बोला है भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच की दूरी का परिकलन करना, यही निगेटिव है। अब कहोगे सर क्यों निगेटिव है, ये बताओ। मानचित्र अगर तुम प्राइमरी के बच्चों को दिखा भी दिए, बता भी दिए कि बेटा ये केरल है और ये कर्नाटक है, ये तमिलनाडु है, किसी तरह वो देख तो लेगा, लेकिन क्या बताओ उस मानचित्र से दूरी बता पाएगा? नहीं बताएगा। अगर तुम जबरदस्ती मार के भी पूछोगे तो किसी तरह वो डांट डपट के किसी तरह कुछ गलत सही बता भी दिया तो भविष्य में प्राइमरी स्कूल आएगा नहीं। ठीक है, तो इतना ज्यादा भैया वो प्रतिभाशाली नहीं हो गया है कि केरल और कर्नाटक की दूरी मानचित्र से बता देगा वो। ठीक है, हाँ गलत बात,
ए ऑप्शन को गलत काट दिया जाए और बाकी सारे ऑप्शन, ए ऑप्शन निगेटिव था इस वजह से सही हो गया। अगला बताइए, अगला ऑप्शन क्वेश्चन बताइए। बोला समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। समतल आकृतियों की बात किया है, कौन सा निगेटिव है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, मैं सभी बच्चों का कमेंट देख रहा हूं, बताएं क्या देने वाले हो राइट आंसर, सभी बच्चे बताएं। बोला है क्या विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि विभिन्न सूत्रों की खोज करें, बिल्कुल सही बात। अवसर दोगे तो तभी तो बच्चा सीखेगा, बहुत सही बात। दूसरा है क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए, क्या ये है? मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और परिपालन के लिए ग्रिड पेपर का लाभदायक होगा, बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन है क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृति वाले चौपट बिछाना चाहिए, यह भी सही बात है, लेकिन यह सही बात नहीं है। हमारा बी ऑप्शन निगेटिव है, बी ऑप्शन निगेटिव है। अब कहोगे सर कैसे? ये सब सही है। अब कहोगे सर कैसे? जैसे मान लो तुम्हें क्षेत्रफल पढ़ाना है तो पहले तुम डायरेक्ट बता दोगे क्या कि ऐसा है बेटा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले अनुमान लगाना बताया नहीं कि बेटा ये क्या है, एरिया है, यहां तुम बैठे हो, जिस क्षेत्र में बैठे हो ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। उसके बारे में नहीं बताया, पहले तुम आयत का क्षेत्रफल का लंबाई टू चौड़ाई बता दिए। भैया ये चीज बोला कि क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों का क्षेत्रों के अनुमान से पहले बता देंगे। पहले तुम सूत्र बता दोगे क्या? भाई पहले अगर जहां जिस रूम में बैठे हो बोलोगे बेटा ये जो एरिया है ये वाला, ये सब हमारा क्षेत्रफल है। फिर बच्चा कहेगा सर ये क्षेत्रफल है तो सर लंबाई क्या होगी? तो बताएगा सर लंबाई ये होगी। अगर लंबाई ये होगी तो सर क्या पूछेगा बच्चा कि ये क्या है? सर चौड़ाई होगा। सर अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? टीचर कहेगा लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दोगे। ये चीज होगा ना कि पहले तुम लंबाई इंटू चौड़ाई बता दोगे, ये गलत हो जाएगा। हाँ, हमारा कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि नेगेटिव पूछा था, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। बोला है निम्नलिखित में से मुक्त सिरे वाला प्रश्न बताओ, कौन सा ओपन एंडेड क्वेश्चन है? बताइए। बोला एक गत्ते के डिब्बे का आयतन 480 मीटर क्यूब है, यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई पता है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो इसमें फिक्स एक उत्तर आएगा। जैसे वॉल्यूम निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऐसे गुणा कर देते हैं। तो हमें एक ये बताओ, हमें आयतन पता होगा, लंबाई चौड़ाई पता होगा, तो ऊंचाई तो निकाल लोगे, केवल इसका एक उत्तर होगा और यानी ओपन एंडेड नहीं होगा ये, ठीक है। दूसरा है एक गत्ते के डिब्बे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है, उसकी चौड़ाई ऊंचाई की 3 गुनी है, 3/4 है। यदि डिब्बे का आयतन 480 मीटर क्यूब है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताइए। चलिए बताइए, इसमें भी आप एक उत्तर बता पाओगे। आप वॉल्यूम का भी सहारा लोगे, कहोगे सर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो हमें हर चीज पता चल जाएगी, ठीक है। इससे भी केवल इसका एक उत्तर होगा, इसको भी गलत काट दो। डी ऑप्शन है एक बड़े 3360 मीटर स्क्वायर वाले खेत में 480 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले कितने आयताकार भूखंड बना सकते हैं? अब सबसे आसानी तरीके से कहोगे कि ऐसा है सर 3360 ये है, अगर हम इससे भाग दे देंगे तो हमारा जो भी उत्तर आने वाला है उससे हमें यह पता चलेगा कि हम कितना जो है भूखंड बना सकते हैं, ठीक है। तो यह भी हमारा एक उत्तर वाला प्रश्न है। लेकिन क्या यह सी वाला एक उत्तर वाला है? बताओ, सी वाला एक उत्तर वाला है? बताओ। यह है ओपन एंडेड क्वेश्चन। आप कहोगे सर कैसे? थोड़ा सा देख लिया जाए। अब मेरी बात को समझो। बोला है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती? बताओ। अब सभी बच्चों को पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ। आपने जाना है कि क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, होता है। अब ये बताओ, इसका मतलब है अगर क्षेत्रफल 480 है तो ऐसा 2 नंबर बताओ जिससे आपको 480 मिल जाए। तो आप क्या बताने वाले हो? बताओ, आप क्या बताने वाले हो? बताओ। आप कहोगे सर ऐसा है 240 का गुणा 2 में करेंगे तब भी 480 मिल जाएगा। अगर हम 1 गुणे 480 करेंगे तब भी मिल जाएगा। बात समझे? अगर हम 160 गुणे 3 करेंगे तब भी मिल जाएगा। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि हमें 2 ऐसा संख्या बताओ जिसका गुणनफल 480 आए तो बहुत होंगे, ठीक है। तो इस वजह से ओपन एंडेड क्वेश्चन था, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सी इस प्रश्न का क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। हाँ, अगला प्रश्न बता दीजिएगा, 13 नंबर सवाल।
बताइए। बोला है गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, बताइए। इसका जवाब दीजिएगा। यह भी आयोग का विवादित सवाल रहा है। बोला है गुणन का गठन योग की अवधारणाओं पर हुआ है, क्या यह है? क्या भाग का गठन व्यवकलन की अवधारणाओं पर हुआ है, क्या यह है? क्या पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है? क्या भिन्न का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है? हमें इसका जवाब दे दीजिए, बताइए। सभी बच्चे बताएं क्या देने वाले हो। राइट आंसर बताओ, बताओ क्या देने वाले हो राइट आंसर। पहले बच्चों को क्या सिखाते हो, बताओ। पहले बच्चों को किसी तरह वो भिन्न सिखा दिए ना। अगर बच्चा भिन्न सीखेगा उसके बाद ही वो दशमलव के बारे में धीरे धीरे सीखेगा, ठीक है, तभी वो सीखेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। बच्चा अगर भिन्न सीख गया तभी वो धीरे धीरे दशमलव के बारे में सीखेगा। और इसने बोला क्या है, गुणन का गठन योग की अवधारणा पर हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है, इस वजह से गलत हो गई क्योंकि निगेटिव पूछा था। फिर बोला पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ, यह भी बात सही है। अब बात आती है कि टीचर ने, कुछ टीचरों ने कहा बी उत्तर होगा और आयोग ने कहा डी उत्तर होगा। इसका लॉजिक बताया क्या। बोला भाग का गठन व्यवकलन की अवधारणा पर होता है, लेकिन भाग का गठन सही पूछा जाए तो गुणा, भाग के बाद गुणा आता है, गुणा के बाद भाई भाग है उसे गुणा में पहले परिवर्तित करेंगे। तो इस वजह से इसको ऑप्शन ने, आयोग ने गलत मान दिया। बोला भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणाओं पर हुआ है, बताओ। ये सही माना इसने, ये सही मान लिया इसने, ठीक है, तो इस वजह से गलत। और डी ऑप्शन को इसने क्या मान लिया, गलत। इस वजह से क्या हो गया, सही। इसने कहा जो भिन्न का गठन होगा दशमलव की अवधारणा पर होगा, मतलब दशमलव के बाद हम भिन्न सिखाएंगे, ये गलत होगा। पहले हम बच्चों को भिन्न सिखाएंगे, भिन्न के बाद दशमलव सिखाएंगे, ना कि दशमलव के बाद भिन्न सिखाएंगे। इस वजह से आयोग द्वारा प्रमाणित आंसर कौन सा होता है, डी, ठीक है। अगर कभी भी ये प्रश्न आ जाए तुम्हारे सामने, कभी भी प्रश्न आ जाए, और रिपीट जरूर करेगा क्योंकि ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल जरूर दोबारा रिपीट करेगा, जरूर रिपीट करेगा, ठीक है, जरूर रिपीट करेगा। तो ध्यान रखना, कभी भी भिन्न का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ ये नहीं होगा। पहले बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाएंगे, फिर जैसे बच्चा भिन्न की संकल्पना धीरे धीरे सीखेगा, फिर दशमलव में हम एंट्री करेंगे। और ये उल्टा दे दिया, इस वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। अगला सवाल बताइए आप लोग, 40 नंबर सवाल। बोला है प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। कौन सा वांछनीय क्रियाकलाप है, बताइए, भिन्न को पढ़ाने के लिए, बताइए। पहला है भिन्न की प्रतिदिन की अवधारणाओं का कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्या यह है? यह निगेटिव डाल दिया भैया, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, गलत बात। पहला है प्राथमिक स्तर पर, बोला नहीं भिन्न की प्रतिदिन की अवधारणाओं का कक्षा की पढ़ाई से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बताओ। दूसरा है प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौथाई का परिचय दोगे, यह भी गलत। मतलब प्राइमरी में केवल तुम आधा और एक चौथाई बताओगे और कुछ नहीं बताओगे, गलत काटो इसको। बोला क्या है, भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। और चौथा है महत्व दिया जाना चाहिए कि अंश और हर पृथक संख्या है। पृथक मतलब अलग अलग होता है, पृथक शब्द निगेटिव होता है। कहीं भी पृथक दिख जाए तो तुरंत काट देना तुरंत, गलत हो जाएगा। बोला क्या है, भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। हर प्रकार से भिन्न की अवधारणा हम बताएंगे। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ गए बात, हाँ, सी को लॉक किया जाए। बहुत ही शानदार उत्तर सभी भाई बहन कर रहे हैं, बहुत ही शानदार। और आज के सेशन का लास्ट सवाल है, आज के सेशन का लास्ट सवाल है, और इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा। क्या देने वाले हैं आप लोग, राइट आंसर बताइए। बोला है प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय नहीं है, बताइए। प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के लिए कौन सा क्या है, नहीं है, बताइए। पहला है अवधारणाओं की समझ के आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए, क्या यह है? एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुभव कराना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों के संदर्भ के प्रति आकलन को अति संवेदनशील होना चाहिए, क्या यह है? चौथा है यह आवश्यक है
कि सभी बच्चों को उनकी गढ़ती रुचि के अनुसार चुनौती दी जानी चाहिए? बताइए क्या आप देने वाले हैं राइट आंसर, और निगेटिव का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। बताइए, बोला है अवधारणाओं की समझ के आकलन का महत्व दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दोगे भैया। अवधारणाओं की समझ का आकलन नहीं करोगे, उसका महत्व भी दोगे। दूसरा है एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करोगे, मतलब विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही तुम क्या करोगे? अनुकरण करोगे। ही शब्द लगा दिया, दबाव बना दिया, मतलब विलक्षण का ही तुम अनुरूप करोगे, ये गलत हो गया। ठीक है, बोला क्या है? एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही तुम अनुकरण करोगे, गलत हो गया। तीसरा है विद्यार्थियों के संदर्भ के प्रति आकलन को अति संवेदनशील बनाओगे, बिल्कुल सही बात। डी ऑप्शन है यह आवश्यक है कि सभी बच्चों को उनकी गढ़ती रुचि के अनुसार चुनौती दी जानी चाहिए। बच्चा जिसमें रुचि ले रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है बताना है, सिखाना है। यह भी हमारा सही था, गलत हो गया। यह भी सही था, गलत हो गया। यह भी सही था, गलत हो गया। और इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्योंकि ये केवल एक की बात कर दिया। बोला नहीं कि एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करोगे, मतलब इसने का ही शब्द लगा दिया, मतलब बोला नहीं है कि विलक्षण विलक्षण बोला नहीं एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करेगा, इसने केवल एक की बात कर दी, का ही अनुकरण करेगा। इस वजह से क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, और आज केवल 15 ही सवाल था मेरे भाई। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है, आप लोगों को पता है कि थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, फीवर भी है, तब भी मैं आप लोगों के लिए आया 15 ही सवाल लेकर कि आपको हर एक बात समझ में आए। ये रही आपकी आंसर की। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। 15 सवाल हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। और सभी भी जितने भी भाई जुड़े हैं सभी को थैंक यू सो मच। गुरुजी वर्ड एक यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ भाई शुभम सर की तरफ से सभी बच्चों को थैंक यू सो मच। और आपका टेलीग्राम चैनल है गुरुजी वर्ड, इसमें आप जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि क्लास की इंफॉर्मेशन आप तक इसी चैनल के द्वारा हर क्लास का इंफॉर्मेशन बताया जाता है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं देता है, तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम से जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो कैसा रहा आज का सेशन? आज के लिए बताइए, क्योंकि आज मेरा स्वास्थ्य भी नहीं सही था, तो केवल आज 15 क्वेश्चन रखते हैं और कल भी 15 क्वेश्चन करा देंगे, तो पेपर मेरा क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, कैसा रहा सेशन? फीडबैक जरूर दीजिएगा। सभी बच्चों के माता पिता को प्रणाम है, और शाम 4 बजे मेरी मैथ की क्लास से फिर जुड़िएगा। ओके, थैंक यू सो मच।